कहते हैं इंसान को एक बार में एक ही काम करना चाहिए। एक समय में एक से अधिक काम करने या अधिक लक्ष्यों का पीछा करने के चक्कर में सब कुछ हाथ से छूट जाता है। लेकिन शायद ये बात साधारण मनुष्यों पर लागू होती होगी। महान व्यक्ति एक साथ कई कामों को अंजाम भी दे सकता है और कई स्तरों पर विजय भी हासिल कर सकता है। अधीश आज तक तो अपने आप को बहुत कम आंकता रहा था, लेकिन एक छोटी सी घटना ने उसके सोचने का तरीका ही बदल दिया। लेकिन क्या वो अब संभव हो पाएगा जो वो करना चाहता है? क्या एक साथ ही उसके सारे उद्देश्य पूरे हो सकेंगे? मांत्रिक सोमसेन को मारने के साथ ही अभियान में भी विजय प्राप्त कर लेना क्या इतना आसान होगा? उधर अधिपति कैलाश वो पत्र लेकर सीधे अपने घर चले आए। रात होते ही वो पत्र लेकर घर की छत पर पहुंचे। जैसे ही सितारों की छांव में पत्र खोला, उसमें लिखा संदेश स्पष्ट दिखाई देने लगा। जल्दी जल्दी अधिपति ने ये पत्र पढ़ लिया। ओह, तो ये बात है, लेकिन इस समय तो मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये सोचकर अधिपति ने वो पत्र मोड़कर अपने पास रख लिया और अपने कमरे में चले आए। उस रात वे सो नहीं सके। वहां महल में मधुमती देवी भी इसी चिंता में थीं। पता नहीं विश्वाजी ने ऐसा पत्र क्यों भेजा और अधिपति उस पत्र को लेकर बिना कुछ कहे क्यों चले गए। अगली सुबह रोशनी होते ही अधिपति ने एक बार फिर विश्वा के महल का रुख किया। वहां मधुमती देवी तो पहले से ही उनकी प्रतीक्षा में बैठी हुई थीं। अमृत और माधवी भी उन्हीं के पास थीं। अधिपति के आते ही अमृत ने उनसे पूछा, आप कल बिना कुछ कहे ही चले गए, क्या हुआ है अधिपति? क्या आपको समझ में आया कि पिताजी ने ऐसा पत्र क्यों भेजा था? अधिपति बोले, हाँ, मैंने वो पत्र पढ़ लिया है और अब हमें जल्दी से जल्दी मृगांक को यहां बुलाना होगा। अमृत घबरा गई, लेकिन क्यों अधिपति? इस सब से मृगांक का क्या संबंध है? अधिपति ने सावधानी से इधर उधर देखा और बोले, मैं और विश्वा कितने लंबे समय से मित्र हैं, ये तो तुम जानते ही हो। हम एक दूसरे को इस तरह के पत्र पहले भी लिखा करते थे। ये पत्र एक जादुई स्याही से लिखा गया है। ये स्याही बनाना मुझे मेरे मित्र जगन्नाथ ने सिखाई थी। कुछ जड़ी बूटियां ऐसी होती हैं जिनके रस को मिलाकर यदि कलम में भरकर लिखा जाए तो वो दिखाई नहीं देती। पत्र ऐसा दिखता है जैसे बिल्कुल कोरा हो, लेकिन तारों की छांव होते ही अक्षर प्रकट होने लगते हैं। अमृत हैरान थी। अधिपति की सारी बात सुनने के बाद बोली, अच्छा तो ये बात है, लेकिन पिताजी ने उस पत्र में लिखा क्या था? ये तो आपने मुझे अब तक नहीं बताया। अधिपति ने कहा, वो मैं तुम्हें सही समय आने पर बता दूंगा। फिलहाल तुम मृगांक के पास संदेश भेजने की तैयारी करो और उसे जितने जल्दी हो सके यहां आने के लिए कहो। अमृत बोली, ठीक है अधिपति, जैसा आप कहें। अधिपति चले गए, लेकिन उनके जाते ही मधुमती देवी ने अमृत से सारी बात सुनी तो वे और परेशान हो उठी। हो ना हो अमृत, विश्वाजी जरूर किसी बड़ी मुसीबत में है। हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? मुझे रास्ता दिखाना प्रभु। ये सब कहते हुए उनकी आंखों में आंसू भर आए और वे ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। अमृत ने जल्दी से एक पत्र लिखकर सुवीर को दिया और कहा, भाई ये पत्र जितनी जल्दी हो सके मृगांक जी तक पहुंचाना है। सामंत रणधीर के पास ले जाकर उन्हें ये पत्र दे आओ। वे अपने किसी योग्य घुड़सवार को भेज देंगे। सुवीर ने वैसा ही किया जैसा अमृत ने कहा था और अगले दिन शाम तक मृगांक तक संदेश पहुंच चुका था। उधर सुबह का उजाला चारों ओर फैल चुका था, लेकिन तरंगम हमेशा की तरह रंग बिरंगे बादलों से घिरा हुआ था। रानी और लारा तो आंखें फाड़ फाड़ कर चारों ओर देख रही थीं। ऐसा लगता था जैसे ईश्वर ने दुनिया की सारी सुंदरता यहीं लुटा दी हो। अभी धीमे धीमे चलते हुए वे इस शोभा को निहार ही रहे थे कि नगर के मुख्य द्वार पर उन्हें रोक दिया गया। रक्षक ने कड़क कर पूछा, कौन हो तुम लोग और नगर में किसके पास जाना है? सारथी ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं चंपावती से आया हूं। देवादिदेव मंदिर के महंत ने मुझे भेजा है, ये देखिए। कहते हुए उसने पत्र रक्षक को दिखाया जिस पर महंत की मोहर थी। महंत का नाम सुनकर वो थोड़ा नरम पड़ गया, फिर पूछा, लेकिन आपको मिलना किससे है? सारथी बोला, मुझे बलवीर जी से मिलना है। रक्षक ने कहा, अच्छा जाओ, लेकिन अपने घोड़े बाहर ही छोड़ने पड़ेंगे। सारथी ने हामी भर दी।
रानी और लारा भी अपने अपने घोड़े से उतरकर नीचे खड़ी हो गईं। इसके बाद सारथी ने तीनों घोड़ों से सामान उतार लिया और फाटक के भीतर प्रवेश किया। फाटक के भीतर आते ही रानी और लारा को लगा जैसे एक नई दुनिया के द्वार खुल गए हों। भीतर से देखने पर तो ये नगर और भी सुंदर लगता था। तभी नौकेश आकर उनके सामने खड़ा हो गया। उसे देखकर रानी और लारा दोनों की चीख निकल पड़ी। उन दोनों को चीखता देख नौकेश भी चीख पड़ा। आज तक उन्होंने बहुत से आश्चर्य और विचित्र जीव देखे थे, लेकिन ये तो इंसान की शक्ल में एक चलती फिरती नाव थी। सारथी ने मुस्कुराते हुए कहा, घबराइए मत देवी, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सारथी की बात पूरी होने से पहले ही नौकेश बोल पड़ा, अरे मैं क्या नुकसान पहुंचाऊंगा? ये इतनी जोर से चीखी हैं कि मेरे ही कान फट गए। इतना कहकर वो कान खुजाने लगा। सारथी ने रानी से कहा, देवी जी, ये नौकेश जी हैं। अब हमें इन्हीं के साथ आगे की यात्रा करनी है। सहमी हुई नजरों से रानी ने लारा की ओर देखा, जो खुद भी घबराई हुई दिखाई दे रही थी। सारथी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें माफ कर दीजिए नौकेश जी, दरअसल हमें बलवीर जी के घर जाना है, क्या आप पहुंचा देंगे? नौकेश ने मुंह बिचकाया और कहा, यही तो मेरा काम है, लेकिन लोग पता नहीं क्यों घबरा कर चीखने लग जाते हैं। रानी ये बात सुनकर कुछ झेप गई और नौकेश से बोली, हमें माफ कर दीजिए, हम यहाँ नए हैं ना, एक आम लोगों के गांव से आए हैं, इसलिए। रानी ने सफाई दी तो नौकेश कुछ नरम पड़ा और उसका बोलना फिर जो शुरू हुआ तो सीधा बलवीर के घर जाकर ही बंद हुआ। वे तीनों नाव में सवार हो गए और नाव हवा में बहने लगी। ये एक बहुत ही अलग अनुभव था। रानी आसपास की खूबसूरती देख रही थी, लेकिन नौकेश की बातों ने उसका ध्यान नगर के नजारों में लगने नहीं दिया। बातों ही बातों में नौकेश ने उन्हें बहुत कुछ बता दिया। आपको पता है, अभी कुछ महीने पहले मेरी ही नाव में बैठकर एक लड़का बटुकनाथ जी के यहाँ गया था। बटुकनाथ जी तो बड़े अच्छे इंसान हैं, आज तक मैंने किसी के साथ उनका विवाद होते नहीं देखा। हाँ, जब से वो लड़का आया है ना, सारथी ने कहा। कौन लड़का नौकेश जी? नौकेश ने अपनी बात जारी की। वही लड़का जो मेरी नाव में बैठकर आया था। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि मैंने ही उसे सबसे पहले इस नगर में देखा था और आज उसका नाम बच्चे बच्चे को पता है। सारथी ने कुछ हंसकर पूछा, अच्छा, फिर तो आपकी नाव बहुत भाग्यशाली है। उम्मीद है कि हमारा भी काम जल्दी ही बन जाएगा। वैसे क्या नाम है उस लड़के का? नौकेश ने कुछ सोचने की कोशिश की, फिर बोला, वो क्या है ना, कुछ अजीब सा नाम है तो मैं भूल गया। हाँ, वो एक आचार्य के साथ यहाँ आया था। इस बात पर सबको हंसी आ गई। कहा तो नौकेश कह रहा था कि बच्चे बच्चे को उसका नाम पता है और अब खुद ही भूल गया। लेकिन नौकेश के सामने हंसना अपनी शामत बुलाना था। वो तुरंत ही भड़क जाता। किसी तरह अपनी हंसी पर काबू पाकर सारथी ने पूछा, कितनी और देर लगेगी नौकेश जी? नौकेश तपाक से बोला, देर क्या, बस पहुंच ही गए। वो रहा सामने बलवीर जी का महल। महल के सामने सभी नाव से उतर गए और सारथी ने नौकेश को कुछ मोहरें देकर विदा कर दिया। रानी ने उस महल की ओर देखा और सोचा, अब यहां से मेरी नई यात्रा शुरू होगी। हे ईश्वर, मेरी सहायता करना। सारथी ने एक सेवक से कहा, हम चंपावती से आए हैं, आप बलवीर जी को ये पत्र दे दीजिए। पत्र पाकर बलवीर खुद ही बाहर चले आए और सारथी का स्वागत किया। सारथी ने रानी और लारा की जिम्मेदारी बलवीर को सौंपकर जाने की आज्ञा मांगी। बलवीर ने भी महंत जी के लिए एक पत्र लिखकर दे दिया। फिर उन्होंने रानी से कहा, बेटी, इसे अपना ही घर समझो। महंत जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनके कहे अनुसार मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूंगा। रानी ने कहा, मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी श्रीमान। लारा और रानी भाग्यलक्ष्मी अब तरंगम में प्रवेश कर रही थीं। ठीक उसी समय अधीश और उसका दल तरंगम छोड़कर अभियान पर निकला। जल्दी ही वे सब उसी जंगल में थे जहां से होकर अभी अभी भाग्यलक्ष्मी गुजरी थी। सुबह की ठंडी ठंडी धूप अपनी कोमल किरणों से जंगल को छू रही थी। पत्तों पर पड़ी ओस की बूंदें इन्हीं किरणों को सुनहरे तारों में बदल रही थीं। ये माहौल देखकर अधीश को अपने घर की याद आ रही थी। एक समय था जब इतनी सुबह उठकर वो अमृत से मिलने जाया करता था।
नदी के किनारे यही ठंडी हवा हुआ करती थी। क्या कर रही होगी अमृत इस समय, अधीश सोच रहा था। क्या प्रकाश नगर की ओर जाने का इरादा है? पीछे से समीर की आवाज आई और साथ ही बाकी सबके ठहाके गूंज उठे। अधीश झेंप के पलट गया। विचारों में डूबा हुआ वो पुराने किले का रास्ता छोड़कर प्रकाश नगर वाला रास्ता पकड़ लिया था। एक बार फिर वो सोमसेन के पीछे चलने लगा। जंगल उन सब के घोड़ों की टापों की आवाजों से गूंज उठा। इन पांचों के अलावा सोमसेन का एक रसजीव हजूम भी साथ में था और बटुकनाथ ने लीमा को अधीश के साथ भेज दिया था। ये दोनों रसजीव पेड़ों की डालों पर उछलते हुए चले जा रहे थे। दोपहर ढलने को थी। पुराने किले की ऊंची दीवारें दिखाई देने लगी थीं। अधीश ने पूछा, वही है ना पुराना किला? सोमसेन बोला, हाँ वही है पुराना किला, जिसके भीतर जाते ही हम सबकी किस्मत बदलने वाली है। अधीश ने कहा, एक बात बताइए सोमसेन जी, मैंने आपके साथ इस अभियान पर आने का निर्णय लेकर एक साहस यात्रा पर जाने के मेरे जुनून के लिए किया, लेकिन आप तो इतने बड़े मांत्रिक हैं और औषधियों के जानकार हैं, आपको यहां जाने की क्या जरूरत है? इतना कहकर अधीश ने ज्वालादत्त की ओर देखा। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। वे अधीश की शरारत समझ रहे थे। सोमसेन बड़े गर्व के साथ बोला, इस किले में मेरे पूर्वजों ने कई बड़े मांत्रिकों को हराया था। इसके अलावा यहाँ पर अनेक सिद्धि यंत्र भी जगह जगह पर दफन है। हम सब उन्हीं की खोज में वहां जा रहे हैं। अधीश ने कहा, लेकिन यदि वो किला आपकी संपत्ति है तो उस किले में मौजूद सारी चीजों पर आपका हक होना चाहिए। सोमसेन ने उत्तर दिया, बात यह है अधीश कि हक तो हमारा ही होना चाहिए, नियम तो यही है, लेकिन दूसरे मांत्रिकों का इल्जाम है कि मेरे पूर्वजों ने उनके पूर्वजों को धोखे से मारा था, इसलिए उनकी वस्तुएं उनके परिवार को वापस मिलनी चाहिए। कई सालों तक ये मामला राजा के पास अटका रहा न्याय के लिए। अब राजा ने अंत में ये फैसला दिया है कि जो भी ताकत के बल पर वो सब हासिल कर सके वो उसका। अधीश ने कहा, इस तरह तो एक नई युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। ज्वालादत्त और सोमदत्त दोनों उसकी बात सुनकर हंस पड़े। फिर ज्वालादत्त ने कहा, और तुम्हें क्या लगता है अधीश की बाकी मांत्रिक बड़े बड़े दल बनाकर और अच्छे शक्तिशाली मांत्रिकों को अपने साथ मिलाकर वहां क्यों ले जा रहे हैं? भयंकर युद्ध के लिए तैयार रहो। यह सुनकर अधीश थोड़ा बेचैन हो गया। उसने कहा, लेकिन बहुत से सिद्धि यंत्र तो बड़ी आसानी से उत्कर्ष भवन में भी मिल जाते हैं। सोमसेन बोला, लेकिन उनका भारी मूल्य भी तो चुकाना पड़ता है ना, और बाकी मांत्रिक जो स्वतंत्र घूमते हैं उनके लिए तो साधारण श्रेणी के मंत्र भी बहुत बड़ी चीज होते हैं। यंत्र तो छोड़ ही दो, हर कोई तुम्हारी तरह भाग्यशाली नहीं होता जिसे मंदार जैसे इतने बड़े मंत्र विद्यालय में पढ़ने का मौका मिले। हम जैसे आजाद मांत्रिक तो एक एक मंत्र और यंत्र के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार रहते हैं। अब अधीश को सब समझ में आ गया था, फिर भी कुछ सवाल उसके मन में थे। पर मैंने सुना है कि आप वैद्य मांत्रिकों के खानदान से हैं, आपके पास भी औषधि विज्ञान और रसायन विज्ञान का अच्छा ज्ञान है। फिर अधीश पूछना चाहता था कि सोमसेन आसानी से जब बड़े बड़े और शक्तिशाली रसजीव बना सकता है तो इस सब झगड़े में क्यों पड़ना? सोमसेन ने जवाब दिया, इसके दो कारण हैं अधीश। पहला तो शक्ति प्राप्त करने के लिए संसार में ताकत से बड़ा कुछ नहीं होता, शक्ति के आगे सब झुकते हैं। और दूसरा मेरा अहम, मेरे पूर्वजों ने उन सब मांत्रिकों को हराया था सिर्फ अपने रसायन ज्ञान के बल पर, और फिर उन्हीं को धोखेबाज ठहरा दिया गया। अब मैं एक बार फिर अपने परिवार के खोए हुए सम्मान को वापस पाना चाहता हूं। मैं उस किले में प्रवेश करने वाले किसी मांत्रिक को जीवित बाहर नहीं आने दूंगा, यही मेरा प्रण है। यह कहकर सोमसेन ने अपना पहला कदम किले की देहरी के पार रख दिया। लेकिन अधीश ये बात सुनकर सहम गया था। क्या अर्थ था सोमसेन की बात का? क्या वो अपने साथियों को भी इसी उद्देश्य से उस किले में ले जा रहा था? जानने के लिए सुनते रहिए द मजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।